सर आज के डेट में काम पर लोगों को क्या सबसे ज़्यादा थकाता है? अगर आप जो कर रहे हैं उसमें मीनिंग नहीं है तो आप थक जाएंगे। अगर एक महीने के लिए सारी पॉलिसी को हटा दिया जाए तो सबसे पहले क्या चेंज आएगा? मतलब किसी शायर ने कहा है कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। मज़ा कहने का तब है जब एक कहे और दूसरा समझे। कलामे मीर समझे और कलामे मिर्जा समझे, मगर इनका कहा ये खुद समझें या खुदा समझे। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में एक ऐसे लीडर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को नंबर्स में नहीं बल्कि लोगों की सोच, संस्कृति और जुड़ाव से मापते हैं। सर का लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सर ने भारत की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी में पीपल एजेंडा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, एक नई दिशा दी। उसके बाद सर का एक स्पष्ट सिद्धांत है कि लोगों का जब विकास होता है, लोग जब आगे बढ़ते हैं, तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का विकास हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और चीफ पीपल ऑफिसर शैलेश सिंह सर का। सर ने अपनी पढ़ाई IRA में एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से किया। वहाँ का जो सोच है, जो ज़मीनी स्तर का जो सोच होता है, जो ग्रास रूट पर सर ने जो सीखा, और कॉरपोरेट में जो लीडरशिप की जो गहराई है, दोनों को मिलाकर दोनों का जो बैलेंस है, सर को बहुत ही ग्राउंडेड और एक इम्पैक्टफुल लीडर बनाता है। आज के इस बातचीत में हम लोग कल्चर, लीडरशिप और पीपल फिलॉसफी के ऊपर बिल्कुल ही एक नए नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं श्री शैलेश सिंह सर का। नमस्कार सर। नमस्कार रंजीत, थैंक यू सो मच। सौभाग्य है कि आपके साथ ये इंटरेक्शन हो रहा है और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, यू आर बीइंग वेरी काइंड। थैंक यू फॉर दो सेंटिमेंट्स। थैंक यू सर। पहले तो टाइम देने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर कि आपने इतना व्यस्तता के बावजूद भी आज टाइम आप हमें दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं अगर आपकी जर्नी की बात करूं तो एक्सिस मैक्स लाइफ जो है उसको आपने बहुत पास से बदलते हुए देखा है। जो वहाँ का जो कल्चर है वो सिर्फ एक्सिस मैक्स लाइफ में ही नहीं, इंडिया लेवल पर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ का कल्चर एक बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। तो उसमें कोई ऐसा टफ डिसीजन आप चुने जो कि लोगों को सही में जुड़ाव आया हो, वो फैसला कौन सा था और उसकी रियल में कहानी क्या है? आपका क्वेश्चन काफ़ी टफ है, क्योंकि किसी भी एक डिसीजन से साल दर साल कल्चर बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक अप्रोच ज़रूर है जो मैं शेयर करूँगा। और ये मैंने देखा कि बहुत से लोगों को, रंजीत आपको मैं बताऊँ, बहुत देर से इस पे कन्विक्शन बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और वो ये है कि मैंने हमेशा ये देखा है और ये सभी जानते हैं, सर्वविदित है ये, कि कल्चर टॉप डाउन होता है। ये तो सभी जानते हैं। कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर टॉप मोस्ट लीडर्स, CEO, CXOs ये सेट करते हैं। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सेट नहीं करता है। वो अपने आप का एक प्रोसेस सेट कर सकता है, लेकिन कल्चर लोग लीडर्स को देखते हैं, परिवार में परिवार के मुखिया को देखते हैं। ये सर्वविदित है। ये जानने के बावजूद जब हकीकत में ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और बड़ी होने लगती हैं तो लोग इस तथ्य को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि कल्चर जो सेट करने का काम है वो या तो एक पर्टिकुलर आदमी का या किसी फंक्शन का, जैसे HR डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्सेज का है, जो तथ्य से और सच्चाई से बिल्कुल परे है। क्योंकि जो हमने सीखा है वो यही है कि कल्चर टॉप डाउन है। तो जब आप बड़े हो गए तो आप एक फ्लोर पे नहीं रहते हैं, एक कमरे में नहीं रहते हैं, एक सिटी में नहीं रहते हैं। आप 400-500 ऑफिसेज, 10, 20, 30, 40, 50,000 आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो वहाँ पर भी एक मुखिया होता है, वहाँ पे भी एक सुपरवाइज़र होता है। तो मेरा जो ये अप्रोच, जो मुझे लगा कि शायद अगर अप्लाई किया जाए तो सही निकलेगा और इसके कारण कल्चर को मेंटेन किया जा सकता है, और हमने किया है एक्सिस मैक्स लाइफ में, वो ये है कि कल्चर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा सुपरवाइज़र की होती है, मैनेजर की होती है। और इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर के आपको समझाता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है ये समझना। एक बार राजीव गांधी ने कहा था
कि कि दिल्ली से जब 1 रुपया चलता है तो गांव तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है, क्योंकि इतने लेवल हैं, लेयर हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, भारत बड़ा देश है, वहाँ तक करप्शन है, बहुत चीज़ें हैं जिनके कारण अल्टीमेटली पहुँचता सिर्फ 15 पैसा है। अगर वो पूरा रुपया पहुँचे तो कितना अच्छा हो सकता है। कल्चर के मामले में भी जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितनी इंटेंसिटी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके एक दूसरे को समझा पा रहे हैं, ये धीरे धीरे जब बहुत लेयर बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ब्रांचेस बन जाते हैं, तो अब यहाँ से कोयम्बतूर में वही कल्चर हो, यहाँ के बाद हुगली में वही कल्चर हो, ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंज हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि हम तो ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ग्रोथ तो एक वरदान है, लेकिन ग्रोथ के साथ कल्चर का डाइल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। और यहीं पे सुपरवाइजर का, मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीनियर लीडर्स का। और लोग सोचते हैं कि ये एचआर फंक्शन तो एक इनेबलर है, इसका एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक सूत्रधार है, करने वाला सुपरवाइजर है। और इसलिए है कि वो एम्प्लॉय के साथ डेली उसका 7 या 8 लोग जितने भी डायरेक्ट रिपोर्ट हैं, उठना बैठना है, बातचीत करना है, समझाना है, सुपरवाइज करना है, हैंड होल्ड करना है, कोच करना है, मेंटर करना है, ये सब वो करता है। तो ये उसके लिए आसान है कि एक आदमी 7 या 8 की जिम्मेदारी ले ले ऑर्गेनाइजेशन में। अब इमेजिन कीजिए, अगर एक्सिस मैक्स लाइफ में आज 25,000 एम्प्लॉय हैं और 3,000 सुपरवाइजर हैं, तो एक की जिम्मेदारी रेशियो देखेंगे तो लगभग 1 से 8 की आपकी बनती है। अब वो कोई एक डिपार्टमेंट मैक्स लाइफ में अगर 150 लोग हैं एचआर में, वो तो 25,000 का नहीं कर सकते, एक सीईओ नहीं कर सकते, एक एचआर हेड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने उसको बांट दिया छोटे छोटे में, तो आसान हो जाता है। और कल्चर का पावर ये है कि एक बार जब ये बन जाता है तो ये जल्दी बिगड़ता नहीं है। ये बनता भी देरी से और बिगड़ता भी देरी से है। रूटीन में हैबिट फॉर्मेशन और ये प्रैक्टिस करना होता है। देखिए, हैबिट फॉर्मेशन अगर आपने कर लिया किसी चीज़ की, सुपरवाइजर्स को अगर आपने उनको डेली प्रैक्टिस उनको कराया, बताया कि इंपॉर्टेंट, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है। शेर ये है कि एक शायर ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो एक बात पूछूं मैं तुमसे, अगर इजाज़त हो तो एक बात पूछूं मैं तुमसे, ये जो इश्क सीखा है हमसे, ये करते कहाँ हो? अगर करेंगे नहीं तो वो परमानेंट होगा नहीं। तो लीडरशिप कोई अलग चीज़ नहीं है, कल्चर कोई अलग, आपको प्रैक्टिस करना होता है कल्चर। उसके दायरे बनते हैं, उसके रूल्स प्रोसेस बनते हैं, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉय में, कितना सिखाते हैं। और सवाल ये है कि जो एक सीनियर ने, परिवार के मुखिया ने, सुपरवाइज़र ने अक्वायर किया है नॉलेज, अगर आपने उसको ट्रांसमिट ना किया, किसी दूसरे को दिया नहीं, तो वो तो जर्नी अधूरी रह गई, वो सफ़र तो इनकम्प्लीट रह गया। तो नॉलेज तो आपको ट्रांसफ़र करना है ताकि वो काम में आए। हमने एक्सिस मैक्स लाइफ में ये किया है। और जब मैं ध्यान से सोचता हूँ, पिछले साल हमारा लगभग 2400 ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रेट प्लेसेस टू वर्क सर्वे में हमारा रैंक 28 नंबर था। 2400 ऑर्गेनाइजेशंस में 28, तो हम लगभग टॉप 1% में थे। उसके पिछले साल भी हमारा रैंक 28 था। उस साल हमें लॉरिएट कैटेगरी में रिकॉग्नाइज़ किया गया, जिसका मतलब ये है कि जो कंपनियां 10 साल तक लगातार ग्रेट प्लेसेस टू वर्क सर्वे में आई हैं, जिनको रिकॉग्निशन मिला है, वो उन कंपनियों को मिलता है। तो हम स्पेशल कैटेगरी में थे। लगभग ग्रेट प्लेसेस टू वर्क की हर कैटेगरी में आज हम, फॉर विमेन, फॉर मिलेनियल्स, बेस्ट इन द सेक्टर, हम सभी में रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो ये कल्चर का पावर है। मैं इसका बहुत कुछ श्रेय एक्सिस मैक्स लाइफ के सुपरवाइजर्स को, ऐसे कल्चर को देता हूँ। नहीं, ऐसा कौन सा ऐसा कुछ डिसीजन हार्ड आपने, ये तो जो मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए ना, इस सफ़र को यहाँ तक लाने के लिए आपने कोई ना कोई एक टफ डिसीजन ज़रूर लिया होगा शुरू में, ताकि लोगों को मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ। अब जैसे पहला, इस पर लोगों का कन्विक्शन बिल्ड करना, क्योंकि मेरे एक के विश्वास करने से तो नहीं सफिशिएंट है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे कि सुपरवाइजर, अदरवाइज सुपरवाइजर कभी कभी क्या सोचते हैं, ज़्यादा लोग सेल्स में होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा काम सेल्स कराना है। लेकिन जिस दिन सुपरवाइजर को ये समझ में आ गया कि मैं पहले पीपल मैनेजर हूँ, फिर मैं सेल्स मैनेजर हूँ, वो उस दिन पहला चेंज होता है। और वो होता नहीं है, उसको आपको बार बार बोलते रहना होगा, आपको बार बार कन्विक्शन बिल्ड करना होगा। और जो टफ डिसीजन की आप बात कर रहे हैं, वो हमने ये किया कि हमने उनके असेसमेंट में, जब हम उनका असेसमेंट करते हैं सुपरवाइज़र का, तो एक्सिस मैक्स लाइफ शायद उन चंद कंपनियों में है जहाँ की हम वैल्यूज़ पे असेसमेंट करते हैं। एक होता है गोल पे, आपने कितने नंबर लाया, क्या हासिल किया। हम वैल्यूज़ पे करते हैं, क्या आप केयरिंग हैं, क्या आप कोलैबोरेट करते हैं, क्या आप कस्टमर ऑब्सेशन दिखाते हैं, क्या आप पीपल लीडर हैं, क्या आपने ग्रोथ माइंडसेट। ये 5 वैल्यूज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। हम उनकी असेसमेंट और प्रमोशंस खास करके इस पर उनका डिपेंडेंट होता है। अगर आपका वैल्यूज़ में एक व्हाट है, एक हाउ है, हाउ
बिहेव करने का तरीका है, अगर आपका वो सही है, आप केयरिंग मैनेजर हैं, आप कोलैबोरेशन है दिखाते हैं, तो अगर उस पे असेसमेंट आएगी तो आपका प्रमोशन होगा, आप और सीनियर, आप ऊंचे ओहदे पे जा सकते हैं। अगर नहीं दिखाते आप, तो भले ही आप सेल्स में कितना भी करता रहें, अच्छा आप करते रहें, आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। आपका बोनस ज़रूर मिल सकता है उस लेवल पे जहाँ है, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी आपको कम मिलेगी। जो जितना दिखाएगा ये वाला हुनर, कल्चर का, टैलेंट का, लीडरशिप का, उसको हम उतना ग्रो करते हैं। ये जो डिसीजन है, ये बहुत कम कंपनियों ने लिया है, ये हमने लिया है और इसको हम बरकरार रखेंगे। बाकी कंपनी में देखता हूँ कि वो लोग सेल्स अचीव हो गया, नंबर्स ज़्यादा आ गए, उनको प्रमोट करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है कि बिजनेस आना चाहिए। लेकिन आप आज एकदम डिफरेंट स्टोरी आप हमें बता रहे हैं कि हम लोग उस पर जाते ही नहीं है, पहले आप पीपल केयरिंग, पीपल फर्स्ट वाली थ्योरी ज़्यादा लेकर आप लोग तो ये सर सारे जितने भी ब्रांचेज, जितने भी आपके अलग अलग मल्टीपल सिटी में सब जगहों पर है, तो ये सारी चीज़ें हर जगह अप्लाई सर, मतलब ये सभी जगह, और इसीलिए इसको प्रोसेस में डाल दिया गया अप्रेजल के। जब मूल्यांकन होता है साल के अंत में, तो हर मैनेजर अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को इस पे चेक करता है कि आपने गोल्स पे क्या हासिल किया, जी और वी हम बोलते हैं असेसमेंट, और दूसरा वैल्यूज़ पे आपने कैसा डेमोन्स्ट्रेट किया। आपने अगर सेल्स हासिल किया तो क्या आप खुद ही सिकंदर बन के आपने हासिल किया, या अपनी सेना को साथ लेकर के जीते। वो साथ लेकर चलने का, लोगों को टैलेंट को डेवलप करने का, ये जो चीज़ें हमारे वैल्यूज़ में, उसको हम बहुत वेट देते हैं, और उससे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए फ़ायदा होता है। हम परत दर परत नीचे टैलेंट का एक बेंच तैयार करते हैं, और जो हमें काम आता है। मैं आपकी कंपनी में एक दो बार विजिट किया, तो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ सोचने का, करने का और लोगों का ना केयरिंग का तरीका ही टोटली अलग है। तभी मैंने सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल आया कि सबसे पहले मैं यही सर से पूछूं। सर, जब मैं आपको देखता हूं, तो आपकी फ़िटनेस को जब देखता हूं सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत सारे वेलनेस एक्टिविटीज़ और ये सब से कहीं ना कहीं आप एसोसिएट है, करते रहते हैं। आप शायद बैडमिंटन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, साथ में आप शेर व शायरी से भी ज़्यादा जुड़ाव है। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहते हैं और डेप्थ भी है आपकी। आज कॉरपोरेट में, जगत में, वर्ल्ड में लोगों को हमेशा ऑन रहने की ज़रूरत पड़ती है कि हमेशा ऑन रहें। लेकिन आपको कब लगता है कि आपको थोड़ा अब रुकना चाहिए, रुक कर चीज़ों को देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उसी चीज़ को बैलेंस वे में, मतलब फिर जहाँ थे फिर हम वापस आ जाए। कुछ देर के लिए रुका, लेकिन फिर हम वापस उसी चीज़ में आकर फिर एक सेम रफ्तार से काम करने लगते हैं। तो ये सब आपका क्या तरीका होता है, इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा ये विश्वास है, जो मेरी लाइफ की जर्नी रही है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपको ज़्यादा दिखने लगती हैं उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ। मैंने सीखा है सामंजस्य बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, संतुलन। और इसीलिए मैं डिवर्सिटी, जो वर्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ करते हैं ज़्यादा, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ये सीखा कहाँ से मैंने, और आज भी कहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है, अगर मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे इसकी प्रेरणा मिलती है। आसपास जब नेचर को देखता हूँ मैं, तो नेचर में मुझे जो संतुलन दिखता है, हार्मनी, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बहुत कदर करता हूँ जो नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इवॉल्व होकर के आज इस स्टेज पे है। पत्ते हैं तो उसमें पत्ते भी हैं, तो फूल भी हैं, और कांटे भी हैं, और हरे भी हैं, और एक तरह के हैं, फिर उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, उसको सनलाइट भी चाहिए, हवा भी है। तो इन सब का एक संतुलन बना हुआ है। नेचर ना इवॉल्व करके हर दिन बेटर होता जाता है। मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशंस में भी और लाइफ में भी संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। तो बैडमिंटन मैं खेलता हूँ, चैम्पियन नहीं हूँ जैसे आपने कहा, लेकिन शौक़ ज़रूर है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई है। मैं एक मिलिट्री स्कूल का हूँ, और मिलिट्री स्कूल में 2-3 चीज़ों पे बहुत तवज्जो, बहुत ध्यान दिया जाता है। एक फ़िज़िकल फ़िटनेस, हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, दूसरा डिसिप्लिन। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं, और हेल्थ पे मेरा फोकस वहाँ से रहा है। तो एक तो वो रहा। अब उसको अगर मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ और करियर से ब्लेंड कर दूँ, मिलाऊँ, तो मैंने जनरल इलेक्ट्रिक में काम किया है, जीई, और एक्सिस मैक्स लाइफ, आइशर में भी कुछ समय मैंने काम किया है। मैं यहाँ देखूँ तो बैलेंस्ड रही हैं हमारी कंपनियाँ। हमारी ये थिंकिंग ये रही है कि किसी भी लीडर के 2 पैर 2 हाथ होते हैं, लेकिन अगर आपको पावर एंजॉय करना है 200 हाथ और 200 पैर, या 2000 हाथ और 2000 पैर, आपको टीम के साथ मिल करके चलना होगा। आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और वो मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? लीडर्स का पहला ट्रेट, गुण, अगर कभी लीडर पहचानना हो, एनर्जी होता है। लीडर आप कभी नहीं देखेंगे कोई ऐसा लीडर हो
जो सोया हुआ हो और उसके पहले उसके पीछे लाइन लगी हो। कभी नहीं मिलेगा आपको ज़िंदगी में लीडर। लीडर वो मिलेगा जो खड़ा होगा, लीडर वो मिलेगा जो इस पास एनर्जी होगी। आप आसपास देखिएगा, सोचिएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ दीजिए एक बार को, आप पब्लिक लाइफ में आ जाइए। आप महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, आप कोई भी उठा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी लीडर आप उठा लीजिए, सारे लीडर आपको मिलेंगे। एनर्जी पहला ट्रेट है। और एनर्जी आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे और कैसे, जब आप हेल्थ आपका अच्छा हो। तो पहला ये है, आपको खुद के अंदर एनर्जी होगा तो आप एनर्जी दे पाएंगे दूसरे को। एक्चुअली जी में एक फार्मूला यूज़ करते थे लीडर्स के लिए कि लीडर्स के अंदर 4 गुण होने चाहिए। 4 ईज बोलते थे इसको। 4 ईज ये होते थे। पहला, एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, एनर्जाइज, आप लोगों को एनर्जाइज कर पाएँ। एनर्जी जब होता है, भर जाता है, तो स्पिल ओवर होकर के दूसरों को भी जाना चाहिए। तीसरा, एज, शार्पनेस, जैसे चाकू के एज होता है कि गिरे तो मतलब कटना चाहिए, ये नहीं कि वो ब्लंट है और पड़ा हुआ है वैसे ही। चौथा, एग्जीक्यूट, एक्शन, सिर्फ लफाजी नहीं, बातें नहीं, एक्शन करना है। जो भी आप कर रहे हैं, परफेक्ट ना भी हो लेकिन करना है। डायरेक्शन सही होना चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए, उठना है, ट्राई करना है। तो ये 4 ईज यूज़ करते थे। इसमें पहला लेकिन एनर्जी था। तो आपने पूछा हेल्थ से जुड़ा हुआ और बैडमिंटन से जुड़ा हुआ, तो पहला एनर्जी, दूसरा एनर्जाइज, तीसरा एज और चौथा एग्जीक्यूट। ये 4 चीज़ें, एक्शन ओरिएंटेशन, ये 4 चीज़ें हैं 4 ईज। तो मैंने इसको अपनी लाइफ में भी उतारा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फिट रहूं और संतुलन में रहूं। जो मैंने कहा, नेचर से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, तो मैं अपने माइंड को भी हेल्दी रखता हूं, बॉडी को भी हेल्दी रखता हूं, और इससे क्या है कि एनर्जी मिलती रहती है। जैसे आपने कहा ना कि जब मुझे एहसास होने लगता है, तो वो एहसास मुझे सिग्नल देता है, मेरा एनर्जी लेवल जब लो हो रही होती है। और ऑर्गेनाइजेशंस में कोई अलग नहीं है। इंगेजमेंट सर्वे हम एनुअली करते हैं, वो इंगेजमेंट सर्वे हमें सिग्नल देने लगता है अलग अलग क्वेश्चंस पे। जब एम्प्लॉयज़ के रिस्पॉन्सेज आते हैं, टीम्स बताती हैं कि ये चीज़ें कमी है, ये अधूरा है। और देखिए, इंगेज एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली सारे जानते हैं वो हायर होती है। तो इंगेज एम्प्लॉय रखने के लिए एनर्जी लेवल, न्यूनेस, इनोवेशन, ये चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। वो तभी हो पाएगा जब डिवर्सिटी हो, वैरायटी हो। अगर आप सेम चीज़ हमेशा ही करते रहेंगे तो उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इससे एक वैरायटी मिलती है, और माइंड और बॉडी जब फ्रेश हो जाते हैं तो फ्रेश एनर्जी से हर सुबह शुरू करते हैं उसके बाद। तो वहाँ पर जैसे आपकी टीम बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कभी ऐसा फील होता होगा कि आप टीम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट चल रहे हैं, तो अचानक से दिमाग में आता होगा कि थोड़ा ठहरते हैं, फिर पहले बैलेंस बनाते हैं और फिर एक दूसरी एनर्जी के साथ बाहर निकलते। तो ये सब सारी चीज़ें ही आपको जहाँ पर ठहराव और ये सब चीज़ों को करके ही आप अपने आप को रोकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतुलन जो है ना, डिवर्सिटी, बैलेंस, हार्मनी, और उससे क्या होता है, सस्टेन्ड सक्सेस मिलता है। देखिए, वन टाइम सक्सेस तो ईजी है, हमने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लिया एक बार, लेकिन आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? इंजन भी तो गर्म हो जाता है ना कंटिन्यूसली। अगर कोई, अब गाड़ी का ही उदाहरण ले लें, तो वो लोगों को साथ लेके चलना ताकि वो साथ में रहें। और उसमें कुछ जरूर स्लो भी होता है, कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी, सस्टेन्ड सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्राइज। सर, आपकी पढ़ाई IRM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से हुई है। वहाँ पर ज़मीन से जुड़ी हुई ग्रास रूट की चीज़ें ज़्यादातर सिखाई जाती है। आज आप एक बहुत बड़े इंश्योरेंस कंपनी के चीफ पीपल ऑफिसर हैं। उसमें जो वहाँ की जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या आज आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें क्या वो ग्रास रूट वाली चीज़ें आज भी आपके डिसीजन में दिखती है? दूसरा, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो गांव की जो कम्युनिटी होती है, क्या वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका रंजीत। देखिए, 2 चीज़ें इसमें बहुत रेलेवेंट हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा। एक तो मैं खुद गांव से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स गांव से हैं, मैं गांव में पला बड़ा हूँ। उसके बाद फिर मेरी मिलिट्री स्कूल से स्कूलिंग हुई है, सैनिक स्कूल से। और मेरे लाइफ में, इसको कॉमनली लोग इरमा बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद की बहुत अहमियत है। उससे एक बहुत ही इंडिया के टॉप विजनरी रिलेटेड हैं, डॉक्टर कुरियन। डॉक्टर कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, इंडिया इम्पोर्टर होता था मिल्क का, मिल्क पाउडर का, आज एक्सपोर्टर है इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट है। आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। और शायद कुछ लोग तो जानते हैं बट सभी नहीं जानते होंगे, जो अमूल नाम है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है अमूल,
क्योंकि आनंद में बेस्ड है, तो ये इंस्टीट्यूट भी आनंद में बेस्ड है। और डॉक्टर कुरियन ने, जहाँ तक मुझे याद है, मिशिगन यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इंजीनियर थे। उनको चॉइस था कि वो फॉरेन कंट्री में जॉब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं, उनकी सेवा की भावना थी। उन्होंने आनंद में एक गैराज से शुरू किया। और पर्पस क्या था, अब जो आपके प्रश्न पे आता हूँ, मूल प्रश्न में, उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो भी प्रॉफिट्स हों, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और प्राइवेट कंपनी में कुछ गलत नहीं है, प्रॉफिट उनका मोटिव होता है, उनके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जाता है। नेस्ले ले लीजिए आप, क्वालिटी, बहुत सारे जो ऐसे कंपनीज़ हैं, ये इनके प्रॉफिट्स उनके शेयर होल्डर को जाते हैं। और जो किसान है, ये खास करके एडिबल ऑयल, एक टाइम पे सरसों के तेल या जो एडिबल ऑयल के सेल और मिल्क में, ये दो चीज़ें होती थी, और शुगर, तीन में, इंडिया में आज से 30-40 साल पहले। ये बड़े सेंसिटिव आइटम थे। इनको मिडिल मैन इसके मार्जिन ले लेते थे पूरा, जितना भी बीच में हो, क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत सारी। मिल्क को आप तो स्टोर करना ग्रास मुश्किल है, रूट तक नहीं आपको पहुंच बेचना पाती। है। किसान ने प्रोड्यूस किया, विमेन ने, अब गाँव में खास करके गुजरात में, अब मिल्क प्रोड्यूस हुआ, कलेक्ट हुआ, अब आपके पास या तो फ्रीज़र उस टाइम पे होता भी नहीं था, आप रख नहीं सकते हैं, और कितनी देर रखेंगे आप, तो आपको देना है, बेचना है। अब मजबूरी में आप उसी रेट पे बेचेंगे जो आपको मिल रहा है। डॉक्टर कुरियन ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने फॉरेन कंट्री से ही डोनेशन लेकर के कुछ ऐसी मशीन्स खरीदी, जिसके कारण प्रेशराइज करना, दूध को पैक करना और बेचना आसान हो गया। और उन्होंने कोऑपरेटिव सेट किया। कोऑपरेटिव सेट करने के बाद भी उन्होंने देखा कि प्राइवेट कंपनीज़ में स्मार्ट प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोसेस, मशीन, एफिशिएंसी सब देखते थे। उन्होंने कहा कि आई हैव टू क्रिएट अ कार्डर ऑफ मैनेजर्स जो कि इसको उतने ही कॉम्पिटेंट मेरिट पे हों कि जो कोऑपरेटिव है किसान का, और कोई मिडिलमैन ना हो, उसके सारे प्रॉफिट फार्मर तक पहुंच जाएं और वो कॉम्पीट कर सके प्राइवेट कंपनी से। तो इसके लिए कार्डर की ज़रूरत थी। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। गवर्नमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डॉक्टर कुरियन इसमें, इन तीनों का मेन हाथ रहा जिन्होंने इसको सेटअप किया। और वर्ल्ड क्लास उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, मतलब मैं 1980s में बनाया उन्होंने। उस तरह का इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, फैसिलिटीज़ जिस तरह की मैंने देखी वहाँ जा कर के। तो एक तो मैं गांव से आया था उठ करके, तो मैं समझता था किसानों की सिचुएशन। उसके बाद ये प्रोफेशनल लर्निंग हुई, और मैंने फिर अमूल में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में लगभग 4 साल सर्विस भी की उसके बाद। हाँ बिल्कुल। और बहुत अच्छा किया हमने। हमारे जैसे लगभग 100 लोगों का बैच होता था हर साल। हम सब ने किसानों की सेवा की, और ये प्रॉफिट उन तक ये पहुंचा। मतलब इससे बेहतर शायद, तो एक जो सेंसिटिविटी है, ये मेरी एक, मतलब इसका अगर आप फाउंडेशन देखेंगे तो फाउंडेशन है ना, डिवर्सिटी, जो मैंने कहा, इंक्लूजन, इस इंस्टीट्यूट का और रूरल सेक्टर का इंक्लूजन होना, इंक्लूसिव होना इंडिया के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आज जितना मिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, और मिडल ईस्ट कंट्रीज़, यूरोप, बहुत से कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और सारे मैनेजर्स या तो इरमा से या प्राइवेट सेक्टर से भी आके अब इसमें सर्विस कर रहे हैं। तो किसी भी मायने में अब ये जो प्राइवेट, जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, आपने सुना होगा नाम अमूल, सरस, पराग, वेरका, सुधा, अलग अलग स्टेट में एक एक ब्रांड है, ये सारे कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं, और इन सब में कॉम्पिटेंट ट्रेंड मैनेजर्स काम कर रहे हैं। तो इरमा का रोल बहुत ही, IRMA का रोल बहुत ही अहम रहा है इसमें, और मेरी जर्नी का वो एक बहुत ही फुलफिलिंग पार्ट रहा है। एक शायर ने कहा है कि हमने बहुत करीब से देखा है ज़िंदगी को, हमने बहुत करीब से देखा है ज़िंदगी को, उतना ही पास रह गया जो दे दिया किसी को। तो कभी कभी ज़िंदगी के आप ऐसे अहम पड़ाव पे पहुंचते हैं कि आपकी धरोहर, आपकी संपत्ति एक उम्र के बाद उतनी ही रह जाती है। और वो संपत्ति क्या होता है, आपने किसी को स्माइल दिया, आपने किसी को कॉन्फिडेंस दिया, आपने किसी को मेरिट दिया, आपने किसी को कॉम्पिटेंट बनाया, आपने किसी को पैसे दिए, आपका जो भी योगदान हो सकता है, हर आदमी कर सकता है। और इसकी अहमियत जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं, पड़ाव में आगे चलते हैं, इसकी बढ़ती जाती अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। तो IRMA का बहुत ही अहम रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि पूरे देश में IRMA का रोल बहुत इम्पोर्टेंट, इरमा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो आपके हिसाब से जो गांव की कम्युनिटी है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी कारगर है, लाया जा सकता है उसको पूरी तरह पूरी तरह से। मतलब अब तो मैं प्रेस में भी पढ़ रहा हूँ,
भारत टैक्सी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट की तरफ से मैं सुन रहा हूँ, जहाँ की कोऑपरेटिव होंगे जो चलाएंगे। इसमें इसकी सबसे बड़ी इस मॉडल का फ़ायदा क्या है कि जो इसका प्रोड्यूसर है, सारे प्रॉफिट्स बेनिफिट्स उसके पास जाते हैं, कोई मिडिलमैन बीच में नहीं है। तो ये कोई पूंजीवादी कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं है, कोऑपरेटिव मॉडल का, जहाँ की लार्ज पार्टिसिपेशन हो मासेस का। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रियल में मेहनत कर रहे हैं, जो उनको- जिसके हकदार हैं, बिल्कुल, उनकी तक बिल्कुल, ये चीज़ें पहुंच बिल्कुल। जाती और हैं। गौर करेंगे तो सिर्फ ऐसे हिस्से भी हैं समाज के जो अदरवाइज डेवलप नहीं होते। विमेन जितनी आज गुजरात में एक्टिव हैं, महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, इसमें इस कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा, वो घरों से निकल कर, अब मिल्क प्रोडक्शन गुजरात में लगभग सारी औरतों द्वारा ही किया जाता है। वो भैंस गाय जितनी भी हैं हमारे, वो देखभाल करना, वो फिर दूध निकालना, दूध ले जा करके कोऑपरेटिव में देना, ये सारा काम वो कर रहे होते हैं। और मेल्स भी दूसरा काम कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं। लेकिन ये घरों से बाहर आकर के प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, हमारा जो विमेन पॉपुलेशन है, जो कंट्री का ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है, वो इंक्लूडेड है। तो वो इंक्लूसिवनेस का एक एंगल है, और इनकम जनरेशन हो रहा है तो एजुकेशन बेटर हो रहा है। और को country का सीखने, ये एक तरह से वीमेन एम्पावरमेंट भी बोल सकते हैं कि बहुत उनके बड़ा बहुत बड़ा रोल रहा एम्पावरमेंट है, हो रहा है बहुत बड़ा उससे। रोल रहा है इसमें विमेन एम्पावरमेंट का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, आपने ऑर्गेनाइजेशन को उठते हुए, रुकते हुए और अपने खुद को भी एक गढ़ते हुए आपने उम्र के साथ देखा होगा इस चीज़ को। जो नंबर्स होते हैं किसी भी कॉरपोरेट में, कुछ भी अगर चीज़ें होती हैं, जब तक नंबर आता है बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आपके अपने एक्सपीरियंस से वो कौन सा एक साइलेंट सिग्नल होता है जब लगता है कि कॉरपोरेट में कल्चर अब थक चुका है, इसको नया आयाम या नई ताकत देने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें जो मैंने पहले कहा, पहले एक प्रश्न आपने पूछा था, उसके जवाब में कहा था, पहला तो ग्रोथ जब हो रहा हो किसी कंपनी का, तो उस कंपनी को अलर्ट हो जाना चाहिए। ग्रोथ के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपकी बहुत सी कमियों को ढक देता है। जब नंबर आ रहे होते हैं तो हम कभी कभी मतलब गफलत में आ जाते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। हम ना अपना गार्ड लोअर कर देते हैं। गार्ड हमेशा अलार्म अलर्ट अप रहना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि मान के चलिए कि आपका कल्चर जब ग्रोथ फास्ट होगा, आपका कल्चर का डाइल्यूशन होगा, बहुत से प्रोसेस का, कंप्लायंस का, इन चीज़ों का ना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो पहला तो ये सिग्नल है कि जी आपका ग्रोथ जब हो रहा हो तो नंबर तो आप देख ही रहे हैं, इससे नज़र ना हटाएं। आप साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कल्चर है, आपके प्रोसेसेस हैं, आपका कंप्लायंस है, आपका टैलेंट बेंच है, आपका लीडरशिप है, वो उतनी ही शिद्दत से, पैशन से आप ग्रो करते रहें। कि ये पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ के साथ साथ आप इस पर नज़र रखें। दूसरा, अब ये तो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी की बात हो गई। दूसरा एक शॉर्ट टर्म है, जैसे हम थर्मामीटर यूज़ करके देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है बॉडी में, तो वो है आपका इंगेजमेंट सर्वे। एनुअल इंगेजमेंट सर्वे होता है आपका, या बीच बीच में पल्स सर्वे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग करते हैं। उसमें नज़र रखनी होती है आपको कि किस पॉकेट में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बोल रहे होते हैं। आपने पूछा, एनोनिमस सर्वे है, उसमें हज़ारों ने हिस्सा लिया। अब वो देह गर्म है नहीं है, आपको वहाँ मिल रहा होता है टेम्परेचर, और किस कारण से है, किस कारण से, क्या कोई प्रोसेस ब्रोकन है, क्या ये कोई लीडर मिसयूज़ कर रहा है, क्या कंप्लायंस का कहीं चैलेंज है। तो आपके ना उसमें नज़रें आपकी खुली होनी चाहिए, आँख और कान खुले होने चाहिए, ताकि जो स्लाइटेस्ट पल्स है आपको मिल रहा हो, आप उसको, आपका रडार उसको पिक कर ले कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, और आप उसको प्रोएक्टिवली सॉल्व करें। इसमें अदरवाइज जो पहला मैंने पॉइंट बोला, वो इसको जब ढकने लग जाएगा कि सारे लोग नंबर ही देख रहे हैं, सब भी ताली बजा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, वो तो अच्छा होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो है, जो अंदर अंदर जो सिमर कर रहा है, जो बिल्ड हो रहा है, जो बज़ कर रहा है धीरे धीरे, वो खतरनाक होता है। तो लीडर, आज के लीडर उसको एक्सेप्ट करते हैं सर, जो रियल में फीडबैक आता रहता है? जो हमारे यहाँ तो उसको प्रोसेस में डाल दिया गया है, इसीलिए कि किसी को चॉइस नहीं है। अगर हम हर लेवल पे, हर सुपरवाइज़र से ये एक्सपेक्ट करते हैं और फॉलोअप होता है कि आपका सर्वे आया, कम से कम 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि एनोनिमस रखना है, आप पता नहीं चलेगा कि किसने रिस्पॉन्ड, आपको ये रिस्पॉन्स दिया है। उसके बाद आपको उस पर दिखाना है कि आपको बॉटम क्वेश्चंस क्या थे जिन पे लोएस्ट स्कोर आए हैं, और टॉप 3 क्या हैं, और की क्वेश्चंस और क्या हैं, और आप उस पर इस साल कर क्या रहे हैं। अगर लोग जैसे कह रहे हैं कि माई मैनेजर डज नॉट सपोर्ट मी इन डिलीवरिंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, तो अब
एचआर का या किसी क्वालिटी टीम का कोई सुपरवाइज़र उसके साथ या उसका सुपरवाइज़र उनसे पूछेगा कि अच्छा इसका क्या रीज़न है, तो एम्प्लॉयज़ ग्रुप में बताते हैं कि हमने जब जवाब दिया था, लो स्कोर दिया था, इसका कारण ये था। अब मैनेजर को उस पे एक्ट करना है, और ईयर एंड पे हमारे यहाँ एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन एंड टैलेंट रिव्यू। वहाँ ये एक्सपेक्टेड होता है कि उनका इमीडिएट सुपरवाइज़र उनसे पूछेगा कि जो आपके सर्वे में ये क्वेश्चंस आए, इन क्वेश्चंस पे आपने क्या क्या किया इस साल, तो उनको जवाब देना, और ये हर सुपरवाइज़र को अपने सुपरवाइज़र को बताना है, और ये करता हुआ मुझ सीपीओ लेवल पे, मेरे लेवल पे, और सीईओ के नहीं लेवल तो पे ये आता है। साल के एंड में होता है सर। हर साल एक बार होता है, लगभग सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम में हम करते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए? मान लीजिए आपने किसी के बारे में कमियां निकाली, अगर आपने किसी को बताया कि ये कमी है, तब तक पूरा साल निकल गया, और लास्ट के साल के एंड में जब उसका प्रमोशन का टाइम आया या उसको आगे बढ़ने का टाइम है, तब हम उसको बताते हैं कि नहीं यार तुम्हारी ये कमियां रही थी, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। तो मेरे समझ से ये लगता है कि शायद मे भी उसके और तरीके हैं। अब जैसे एक तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और ये मिडिल में होता है, सितंबर अक्टूबर में हम करते हैं, तो हमारा इनपुट जब तक मार्च ईयर एंड होता है तब तक इससे मिल जाता है। पहला ये। दूसरा, हमारे सुनने के, लिसनिंग के और बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी एम्प्लॉय कभी भी किसी भी टाइम, हमारे यहाँ प्रोसेस है, वो उसके मैनेजर को, स्किप लेवल को, उसके एचआर को, विसिल ब्लोअर एक है एनोनिमस, आप ईमेल लिख करके आप बता सकते हैं कभी भी किसी को, और उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, केस लॉग होगा और एक्शन होगा। उसके बाद आप ऑडिट टीम को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप सीईओ को लिख सकते हैं, आप सीपीओ को लिख सकते हैं, आप किसी सीएक्सओ को लिख सकते हैं, और सारे उसके बाद केस लॉग हो जाते हैं और उन पे फॉलोअप होता है, और हम वापस उनके साथ लूप क्लोज करते हैं कि हमने क्या एक्शन किया। तो हमारे जो लिसनिंग का प्रोसेस है वो तो ऑन रहता है पूरे साल। तो ये जो प्रोसेस होता है वो सारे चेयरों पर घूमता रहता है, या वो कॉन्फिडेंशियल रहता है ताकि लोग, मतलब सभी लोग या जिस एम्प्लॉयज़ को authority- दोनों चॉइस होते हैं। आप चाहें तो अपने नाम से, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने नाम से आप लॉग कर सकते हैं केस, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नाम से नहीं, हम एनोनिमस करना चाहते हैं, तो आप एनोनिमस भी कर दोनों सकते हैं। चीज़ों दोनों तो ये अच्छा है ना। मान लीजिए हम किसी के बारे में नहीं बता, क्योंकि होता है ना कि चलो मैंने इनके बारे में बता दिया तो अगली बार से एक माइंडसेट हो जाता है कि नहीं इन्होंने ऐसा किया था। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि चलो टू वे कम्युनिकेशन है, कि अगर हम अपना हिडन भी रखना चाहें तो हिडन भी रखें और बता भी सकें। सर मैं अब आपसे ना कुछ रैपिड फायर मोड में जो क्वेश्चन पूछें, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको जल्दी जल्दी से, जो भी चीज़ें होती हैं आप उस तरह से बोल सकते हैं सर उसमें। सर आज के डेट में काम पर लोगों को क्या सबसे ज़्यादा थकाता है? काम का वर्कलोड या लोगों की एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है? लोगों की एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होना ज़्यादा थकाता है। देखिए, लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ में अगर मीनिंग आदमी को मिल जाता है, इफ़ यू फाइंड मीनिंग यू कनेक्ट। अगर आप जो कर रहे हैं उसमें मीनिंग नहीं है तो आप थक जाएंगे। देखिए, इसीलिए पहले कहा भी गया था, वर्क इज़ वर्शिप। जब आप फोकस हो जाते हैं, कंसंट्रेट कर जाते हैं, आप उसको मज़ा आने लगता है, वर्क कैन बिकम प्ले। अब एग्जाम्पल मैं 1 मिनट और ज़्यादा ले रहा हूँ, आपने ये रैपिड फायर था लेकिन फिर भी मैं आपको, देखिए लता मंगेशकर जब गाती है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। जब पीवी सिंधु खेल रही हैं बैडमिंटन, तो मैं पूछता हूँ लोगों से, ये बताइए इज शी वर्किंग और शी इज़ प्लेइंग? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शी इज़ वर्किंग। मैं क्यों? उन्हें पैसे मिलते हैं इसलिए। जो जो जिस काम के भी पैसे मिलते हैं वो वर्क हो गया। बट मैंने कहा आपने जिस लेवल तक वो लेके जा रही हैं गेम को, या लता मंगेशकर आप एग्जाम्पल ले लीजिए जो गाती थी, मैंने कहा वो कभी भी वर्क जो उसको समझेगा वो उस वहाँ लेवल तक तक ले नहीं जा नहीं सकता। जा भी नहीं पाएगा। प्रेरणा का लेवल है वो, तो इंस्पिरेशन का लेवल, तो जब आप प्ले बन जाएगा आपके लिए, वर्शिप बन जाएगा, पूजा बन जाएगा, प्रेयर बन जाएगा, तभी आप लेके जा वो सकते तो बाई प्रोडक्ट है, पैसे और ये सब सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद शायद मायने नहीं रखते हैं उन चीज़ों बिल्कुल। के लिए। तो इसीलिए जब मीनिंग मिल जाए आप काम जो कर रहे हैं उसमें, तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप जॉय में हैं, आपका एनर्जी लेवल हाई है। तो यंग जनरेशन जो है उसका एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आपके हिसाब से। बिल्कुल। लोगों का भरोसा बनाना मुश्किल है या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा दिलाना? आपके लिए क्या टफ है या क्या सही है? देखिए, दोनों में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना इन्वेस्ट करने को तैयार हैं किसी भी रिलेशनशिप में। स्टीफन कवी की एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखी है 6 हैबिट्स की बात करते हैं ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें ये बोलते हैं वो, एक हैबिट ये है कि किसी भी रिलेशनशिप को आप बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट कीजिए। जितना आप क्रेडिट करेंगे उतना आप डेबिट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी रिश्ते में क्रेडिट नहीं कर रहे हैं तो आपका चेक बाउंस कर जाएगा।
डेबिट करेगा, टू क्योंकि वे खाते में जमा कम्युनिकेशन है। होना चाहिए। हाँ, तो किसी भी रिलेशनशिप में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आप, और लोग क्या, कभी कभी लोग ना जल्दबाजी में होते हैं। आप पैसा पड़ा है आपके अकाउंट में, आप चेक 2 साल बाद भी इशू कर सकते हैं, लेकिन लोग कभी कभी इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि क्रेडिट नहीं करना चाहते हैं। क्रेडिट करना जरूरी है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मतलब मेरे ख्याल से ये है कि दोनों में ज़रूरत है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में शायद थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो रिलेशंस हैं, जैसे फैमिली में, तो ऑलरेडी आपको एक एडवांटेज है। कोई किसी का फादर है, कोई किसी का चाइल्ड है, कोई किसी की वाइफ है, तो भाई है, बहन है, तो वहाँ एक रिलेशनशिप है, तो एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ट है। वहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप ऑलरेडी क्रेडिटेड है, वो वहाँ पे बना हुआ आता बना ही हुआ है। पहले से। यहाँ एक नया, जब आप कभी जॉब चेंज करते हैं, कि स्विच करते हैं किसी कंपनी में, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कोल्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ तो क्रेडिट करना पड़ेगा दोनों पार्टीज़ को, पहले भरोसा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो जॉयफुल जर्नी हो जाएगी। फिर आप डेबिट कर सकते हैं जब करना चाहें, जितना करें। सर आजकल लिंक्डइन पर ना बहुत कुछ चलता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिंक्डइन पर बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन धरातल पर नहीं चल पाती हैं, वो क्या है? देखिए, लिंक्डइन पे एक या दो क्वालिटीज़ जो मेरे ध्यान में आती हैं, वो ये हैं। अगर कोई कहे कि मैं चैम्पियन हूँ कल्चर का, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ लिंक्डइन पे, लेकिन अगर आप शॉप फ्लोर पे जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, मासेस के साथ डील करेंगे, और आपने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो पंक्चर होने में टाइम नहीं लगता है कभी भी। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे कि आपने कह तो दी, आपने कहा कि जी थॉट लीडर है, आपने कहा कि मैं मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, आप लिख दीजिए लिंक्डइन पे, लेकिन अगर आपके वर्ड्स एक्शन में प्ले आउट नहीं हो रहे हैं इस तरह की क्वालिटीज़ के, तो वो बहुत जल्दी अपेरेंट हो जाता है टीम्स को कि ये हॉलो हैं, ये इनकम्प्लीट सबको है। दिखने भी हाँ, लगता है कि यहाँ बिल्कुल, तो गुडी बिल्कुल, गुडी वर्ड बहुत अच्छा बिल्कुल, है, तो इंग्लिश अच्छी है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो बिल्कुल, सॉफ्ट फ्लोर या सेल्स में कहीं ना कहीं वो टिकता नहीं है सर, बिल्कुल, उस चीज़ के लिए धराशायी हो जाए। बिल्कुल, तो मतलब दोनों तरफ होना चाहिए, जो लिख रहे हो वो एक्शन में वही भी होना दिखना चाहिए, चाहिए उस चीज़ की। बिल्कुल सही। इसका आज मुझे लग रहा है कि आज के डेट में ये जस्ट अपोजिट है, मतलब अच्छा। ज़्यादातर लोग ना दिखाने में हाँ, ज़्यादा वो होना नहीं और चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड कम वो है नहीं। सर उस चीज़ के लिए। अगर 1 महीने के लिए सारी पॉलिसी को हटा दिया जाए तो सबसे पहले क्या चेंज आएगा आपके हिसाब से? मुझे लगता है अगर सारी पॉलिसीज़ को हटा दिया जाए, तो एम्प्लॉयज़ में, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ में स्पीड ज़्यादा आ जाएगा, ओनरशिप ज़्यादा आ जाएगी, इनिशिएटिव ज़्यादा आ जाएगा। और इसका कारण ये है, देखिए शायद ये भी सोच सकते हैं लोग या पूछ सकते हैं कि अच्छा तो फिर क्यों है पॉलिसीज़। उसका रीज़न ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ऑर्डर के लिए। जब आप बड़े हो गए तो आप एक 1%, 2%, 10% तक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो सकता है। जब बड़े हो जाते हैं, आपके ब्रांचेज हैं, यू हैव टू फॉलो प्रोसेस, क्योंकि एक ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर से ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, देश चलता है। तो इंटेंट तो इसका वो होता है कि इनेबल करे, लेकिन ये कभी कभी स्टाइफलिंग हो जाती हैं, कभी कभी थ्रॉटलिंग हो जाती हैं, और ये स्पीड को स्लो डाउन कर देती हैं। तो जो एक इनिशिएटिव ले सकते हैं लोग, कभी कभी ओनरशिप, बीइंग अ कॉग इन द व्हील, मतलब व्हील का एक कांटा बनना और पूरा व्हील बनना, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो जो एक फुल व्हील का जो पावर है, एम्पावरमेंट है, वो अगर पॉलिसीज हट जाए तो वो शायद लोग ज़्यादा महसूस करेंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे, डिलीवर ज़्यादा कर सकते हैं। जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं लोगों को ना सुनते हुए देखता था कि यार मैं इस काम के लिए जाता हूँ तो पॉलिसी और ऑफिसेस के चक्कर लगा लगा कर मैं इतना थक जाता हूँ कि रियल में जो काम है वो मैं नहीं कर बिल्कुल पाता। सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी आ जाती है कहीं भी, अगर अलर्ट ना रहे ग्रोथ के साथ, ये बहुत बड़ा रिस्क है, वो स्लो डाउन करता है। क्योंकि और इसीलिए मैं बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ सिंप्लिसिटी का लाइफ में। मतलब मेरी एक थिंकिंग है कि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में हम सारे लोग, कोई भी इस पर डिसएग्री नहीं करेगा कि सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारा एक्शन होता है ना, वो या तो कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट कर रहा होता है, या कभी कभी लोग रिवॉर्ड भी कर रहे होते हैं कि जितने आपने कॉम्प्लेक्स मॉडल बना दिए, उसके लिए मैंने देखा कभी कभी लोग ताली बजाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि मतलब किसी शायर ने कहा है कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का तब है जब एक कहे और दूसरा समझे,
कलाम मीर समझे और कलाम मिर्जा समझे, मगर इनका कहा ये खुद समझे या खुदा समझे। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। बात तो ऐसी कही है कि मीठी हो, अच्छी हो, सिंपल हो, सब समझें और किसी के लिए बीच में कोई दुभाषिए की इंटरप्रेटर की जरूरत ना हो। हमेशा ऐसे सिंपल रखना चाहिए, आपका फोर्स मल्टीप्लायर है वो। हाँ सर, जैसे बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट फ्लोर पर जाएंगे, पूरा इंग्लिश में बातें करते रहेंगे। हाँ, तो किसी ने मेरे को बोला, एक जगह मैं खड़ा था, कोई दे रहा था लेक्चर, एक ने बोला बगल से कि अरे यार इतना ये जो बोल रहे हैं, क्या उसका मीनिंग जो सॉफ्ट फ्लोर हाँ, एम्प्लॉय वो समझ पा रहा है क्या? तो हमें लग रहा है कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल लोग ना, ये नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, उसका कोई तो मीनिंग तो है नहीं इस चीज़ के लिए। आपके लिए हैप्पी वर्क डे क्या होता है? एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का लॉन्च होना, या कोई क्वाइट एम्प्लॉय जो है उसका रिकॉग्नाइज होना या उसको पहचान मिलना? देखिए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहले वाले में इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जब एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उससे बहुत से लोगों ने काम किया होता है, और एक साथ उनको जब मंजिल मिलती है, लॉन्च होता है, डेस्टिनेशन होता है, झंडा फहराया जाता है, तो उनके लिए बड़ा स्पेशल डे होता है। तो सबके अंदर एक जो जॉय कोशेंट है वो बहुत हाई होता है, तो मेरे ख्याल से वो पर्पस सर्व करता है। लेकिन जब एक क्वाइट एम्प्लॉय वाला जो आपने कहा ना, तो गोपाल दास नीरज ने, और आपने अलग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की चर्चा की, तो गोपाल दास शायद नीरज की लाइन से उन्होंने कहा था कि इसमें अनुप्रास अलंकार है जो हिंदी समझते हैं उनके लिए, कि चमचम चूनर चोली पर तो लाखों ही थे लिखने वाले। च इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जब आए तो हिंदी की सुंदरता बढ़ जाती है लगातार। चमचम चूनर चोली पर तो लाखों ही थे लिखने वाले, मेरी मगर ढिठाई मैंने फटी कमीजों के गुन गाए। तो अब ये जो आपने दूसरा पार्ट था पहला प्रोजेक्ट का, और दूसरा एक जब क्वाइट एम्प्लॉय, जब वो उस दिन कुछ ऐसा अच्छा करता है या बेहतर हो जाता है, वो फुलफिलमेंट का मौका होता है। वो ना एक अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है, क्योंकि वो आपने एक को बाहर निकाल लिया वहाँ से, उसके कवच से या जिसमें वो बंधा हुआ था उसे अपने बाहर निकाल लिया, वो खुल गया उस दिन से, वो तितली उस दिन से उड़ने लग गई आसमान में। तो वो सेटिस्फैक्शन का एक वैरायटी अलग है और इसकी अलग है। तो दोनों अपनी जगह पर, दोनों की अपने अपने बहुत अहमियत रखते हैं। आपकी लीडरशिप के इस पड़ाव पर आपके लिए क्या अच्छा रहेगा? लोग आपको सम्मानित करें या लोग आपको याद रखें? मेरे ख्याल से जब सम्मान करते हैं तो लोग याद भी रखते हैं। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन अब इस स्टेज पे याद रखना है, जिसको लेगेसी क्रिएशन कहते हैं। मैं शायद लाइफ में उस जर्नी पे हूँ कि अब शायद वो इम्पोर्टेंट हो गया है। एक शायर ने भी कहा है कि फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। तो अब जिस पड़ाव पे हूँ ये उसके लिए है कि, और हम सब इस जर्नी से गुजरते हैं, फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। तो अब ऐसा लगता है कि उस पड़ाव पे हैं कि जहाँ शायद याद करें कि हमने कुछ अच्छा किया है, और वो उस जर्नी के पहले रिस्पेक्टेड होना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी लोग याद भी रखते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये सोचना वो है एक दिन की चीज़ नहीं है, जो आपने इंटायर जो अपने कैरियर में किया है तभी बिल्कुल, जाकर सम्मानित और बिल्कुल, लोग याद भी रखते हैं, बिल्कुल, चेयर जाने के बाद भी। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेयर जाने के बाद लोग उनको याद भी नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसी भी लेगेसी होती है जिन्होंने पूरे इंटायर लाइफ चेयर के बियॉन्ड रख कर भी काम सबके लिए किया, तो ज़रूर लोग उनको याद रखते हैं। सर, कॉरपोरेट के खेल में आप अपने आप को किस तरह का खिलाड़ी मानते हैं? जोरदार स्मैश मारने वाला या सोच समझकर सटीक चाल चलने वाला? खेल तो मैं दोनों खेलता हूँ, बैडमिंटन में भी और लाइफ में भी। लेकिन जो दूसरा आपने कहा, सोच समझकर ड्रॉप्स या सटीक चाल चलने वाला, इस स्टेज पर लाइफ में ना स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थिंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, थॉट लीडरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं उस कैंप में ज़्यादा देखता हूँ कि जिसको मैं बरकरार रख सकूँ और कम एफर्ट से बड़ा रिजल्ट मिल सके। तो वो स्ट्रैटेजी से होता है, तो कहाँ ड्रॉप्स दूँ ताकि अपोनेंट पकड़ ना पाए, और ये हुनर बेहतर करता जाऊँ, ये कोशिश होती है, तो वो ज़्यादा सटीक होगा। मुझे लग रहा है कि इस पड़ाव पर आने के बाद, 25 साल बिताने के बाद, ये चीज़ें अपने आप ही आने लगती होंगी। हाँ अपने आप बिल्कुल, उसमें जितना आप रिफ्लेक्ट करेंगे लाइफ पे और विजडम बढ़ता जाएगा, उसमें मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी अपने आप बेटर होती जाती है, तो वो बेटर है। जब कोई लीडर बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है तो वो सबसे बड़ा काम क्या कर जाता है?
चुप रहता है। चुप रह कर कोई बड़ा काम कर। देखिए एक 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 फिर से कवि की 2 लाइनें छोटी याद आ जाती हैं, और मैं कविता का सहारा लेता हूँ पोएट्री का समझाने के लिए अपनी भावनाओं को। जो आपका क्वेश्चन, जो एक ने कहा है कि अपनी तो आदत है, चुप रहते हैं या खरा कहते हैं। अपनी तो आदत है, चुप रहते हैं या खरा कहते हैं, धारा में मुर्दा बहते हैं। तो फ्लो के साथ सिर्फ जाना और अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू नहीं होना, मेरे ख्याल से एक लीडर की कमी होती है। तो अगर लीडर अपनी असहमति भी जता दे चुप रह करके, तो वो भी अपने आप में मायने रखता है, मीनिंग रखता है, इसके बजाय कि वो हर फ्लो के साथ यस मैन का रोल प्ले करे और अग्री करता रहे। लीडर का अपना कन्विक्शन, करेज होना चाहिए कि आप जिस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं उस पर आप एक स्टैंड लें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी। और सर इसमें मैं देखता हूँ कि पहले के लीडर में, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हर एज के लोग मेरे साथ जुड़े हुए, पहले के लोगों में थोड़ा ज़्यादा ये सब चीज़ें थे। आज के न्यू जनरेशन में थोड़ी सी इस चीज़ की कमी मेरे को कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी दिखती है। हाँ, नहीं ठीक है कि मतलब पहले थोड़ा सा मतलब सिद्धांत कहें, या जहाँ पर लगता है कि मेरा अपना जो वैल्यू सिस्टम कम हो रहा है, तो वो एकदम एडिग हो गया कि नहीं, इस काम को करना नहीं है मेरे को, इससे ऑर्गेनाइजेशन और समाज के हित में नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आज के डेट में शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हैं कि ओवरनाइट कैसे मिल सकता है, उन चीज़ों पर लोगों को थोड़ा सा मतलब फैमिली हो या कॉरपोरेट हो, थोड़ा फोकस कम हुआ है। हाँ, धीरज कम होता जा रहा है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, पेशेंस कम हो रहा है। डिसएग्रीमेंट तो करते हैं यंगस्टर्स अभी भी, और अपनी बातें जोरदार तरीके से यंग लोग अभी भी रखते हैं और डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री एक्चुअली मैं बहुत बार देखता हूँ करते हुए उनको, लेकिन जो पेशेंस साथ में ब्लेंड कर दें अगर साथ वो में, थोड़ी सी कमी है। हाँ, मैं वही पेशेंस वाली बात better हो बोलना जाए। हाँ, चाह बिल्कुल रहा ठीक था। कह रहे हैं, सहमत। पहले आप अगर किसी चीज़ को डिसएग्री करें तो आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, उधर सुनने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए, फिर आगे बढ़ने के लिए। वो पेशेंस ओवरनाइट वाली आ गई है कि आज मैंने बोला और कल ही ये चीज़ हमें रिजल्ट में दिखना चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा। और ये जब अधीर हो जाते हैं तो ये भी शायद कभी कभी मिस कर जाते हैं ये एंगल, कि ये लाइफ की हकीकत है कि जितना आप ज़्यादा जानेंगे आपको उतना ये समझ में आएगा कि आप उतना कम जानते हैं। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, किसी और ने कहा है, और ये हकीकत है ज़िंदगी की। तो जब आप उस समय कभी कभी ये एहसास होता है कि यही फाइनल है, जब मैं वो देखता हूँ कभी कभी यंग लोगों में, मैं वो चाहता हूँ कि वो थोड़ा और अलग लेंस से देखें कि अभी आपने देखा नहीं है, तो अभी वक्त बहुत है और सीखना चाहिए, ग्रो करना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस रास्ते से गुजरी है, दुनिया ने इसको डील किया, हैंडल किया। क्वेश्चन पूछने में, क्यूरियोसिटी में, कौतूहल में, चैलेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन साथ में अगर उसके ये भी ब्लेंड कर दें तो इमोशनली बैलेंस्ड रहता है और बेटर रिजल्ट दे सकता है। तभी मैंने बोला कि 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद सटीक चीज़ें अपने आप आ ही जाती हाँ, हैं। आ जाती हैं। आपको भी याद आता होगा कि मैंने इतने साल पहले ये गलत डिसीजन लिया था, लेकिन उस समय मुझे नॉलेज कम थी और आज हम इस पड़ाव पर आए हैं। बहुत तो सी वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ही समझ में, बिल्कुल आ रही हैं। मैक्स लाइफ की पीपल फिलॉसफी को अगर उर्दू के शेर में बदला जाए तो वो कौन सी भावना होगी? महत्वाकांक्षा, संवेदना या उम्मीद? उम्मीद है तो इन ब्लेंड इन सब का, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव, और ये सेक्टर ऐसा है, इंश्योरेंस का सेक्टर, कि गवर्नमेंट का खास प्यार बना रहता है इस पे। तो हर साल रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं और गवर्नमेंट का इंटेंशन भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि कस्टमर के लिए पॉलिसीज़ अच्छी बनाई जाती हैं और टाइटर कर दी जाती हैं। तो लेकिन उससे बहुत से चैलेंजेस क्रिएट होते हैं और हर बार ये सेक्टर उससे निकल के बाहर आता है, और उस सेक्टर के अंदर हमारा एक्सिस मैक्स लाइफ, जो भी मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में है इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, तो होप का है। और आपने कहा कि मैं इसको कविता या शायरी में इसको एक्सप्रेस करूं, तो एक शायर ने कहा कि हर जलने का इतिहास एक, जो जलता है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है, जो बुझ जाता है वो बस फसाना बन के रह जाता है। हर जलने का इतिहास एक, हर बुझना एक कहानी है, गिरने का नाम बुढ़ापा है, चढ़ने का नाम जवानी है, जो गिरकर उठने का नाम न ले वो मुर्दा है, गिरना उठना उठकर चलना जीवन की यही निशानी है। तो ये एक्सिस मैक्स लाइफ है।
आपसे अगर मैं बातें करूं तो लग रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा, और मैं तो पूछते पूछते क्वेश्चन भी भूल जा रहा हूं कि मेरे को पूछना क्या है, जिस हिसाब से आपकी शायरी और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं सर। सर, मैं रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस क्या कोई मंजिल है, या खुद से रोज़ जानने वाली या बातचीत करने वाली चीज़ें हैं ये, या अपने खुद को एक बैलेंस वे में ले जाने वाली चीज़ें हैं? मेरे ख्याल से ये डेली रिदम की चीज़ है। मैंने पहले भी एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा था कि लाइफ में संतुलन, और जो नेचर से मैंने सीखा है, वो बहुत आवश्यक है। कभी भी किसी भी चीज़ की अत्यधिकता, एक्सेसिवनेस, वो हार्मफुल हो जाती है, उसको मैनेज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो लाइफ में अगर बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, तो आप दूर तक जाते हैं। कोई गाड़ी, कोई प्लेन, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई इंसान, आप बहुत दूर की जर्नी कवर कर सकते हैं अगर आप बैलेंस्ड हैं। तो बैलेंस होना ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। अगर आप जॉय में हैं, जो आप कर रहे हैं वो आप अगर एंजॉय कर रहे हैं, आपके माइंड और बॉडी हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको डेली प्रैक्टिस करना, हैबिट फॉर्मेशन, आई थिंक हेल्प करता है। बट ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लोग 18 घंटे, क्योंकि मैं इसको मैंने लाइफ में मैं किसी को कोई फार्मूला प्रिस्क्राइब नहीं करता, अपने बच्चों को भी नहीं करता, क्योंकि सबकी जर्नी यूनिक है और अपनी है, और हर इंसान लगभग अपनी मंजिल तक पहुंचता है, अलग रास्ते से पहुंचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो फ्रीडम हो उसके पास कि वो कैसे जर्नी कवर करना चाहता है। बट कोई 18 घंटे करके भी वर्क लाइफ कहता है कि मेरा बैलेंस्ड है, और किसी को शायद 6 घंटे भी काम करने के बाद, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वर्क दैट पर्सन इज डूइंग, किस तरह का काम कर रहा है, उसके लिए बोझ है। देखिए काम ना, आप वही लोड आप अपने बच्चे को गोद में उठा करके 5 किलोमीटर चल सकते हैं, और मैं आपको गैस का सिलेंडर दे दूं, उतने ही वजन का आपका बच्चा था और उतने ही वजन का गैस का सिलेंडर है। एक लोड बन जाएगा, बिल्कुल, और एक जॉय होगा जिसके साथ आप गोद में लेके बोलते हुए, बातें करते हुए, खेलते हुए जा बहुत सकते बड़ा हैं। तो एग्जाम्पल वो है सर। डिपेंड उस पर करता है। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, और डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक मेरे ख्याल से एक डेली बैलेंस करना से आपकी फ्रेशनेस बनी रहती है। वो लोग, हमें लगता है कि सर आपके खुद पर ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कैसे लेकर चल रहे हैं उन चीज़ों के लिए। सर, शैलेश सिंह सर को सीनियर डायरेक्टर एचआर और सीनियर डायरेक्टर और चीफ पीपल ऑफिसर के तौर पर तो पूरी इंडिया जानता है उस चीज़ के लिए। इन सब के अलावा कुछ आपकी हॉबी हो या आपका कोई हिडन टैलेंट हो जो लोग अभी तक आपके एम्प्लॉय या कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोग नहीं जानते, अगर वो कुछ बताना चाहें सर। देखिए, मैंने जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वही शेयर कर रहा हूँ। और वो ये है, कुछ चीज़ें तो जानते हैं लोग, जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरे लिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये सभी को अपनी तरफ से ये नसीहत शेयर करता हूँ, देता हूँ। जो इंसान के पास कम रह जाता है उसकी अहमियत बढ़ती जाती है। तो जब यंग हैं आप, आपके पास बहुतायत में होता है, उम्र यानी टाइम, हेल्थ, और आप सोचते हैं कि ये अथाह है, असीमित है, और आप उसको कंज्यूम करते रहते हैं। उसको प्रिजर्व करना चाहिए और बेटर यूज़ करना चाहिए। और तीसरा, लर्निंग, ये मेरी थिंकिंग है। तो इस एंगल से मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, रेगुलरली खेलता हूँ। हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़ीरो मेडिसिन पॉलिसी प्रैक्टिस करूँ। तो मुझे जुकाम या बुखार हो भी जाए, तो अगर मैं मैनेज कर सकूं, या कोई और भी चीज़ हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि बिना मेडिसिन के ही मैं अपने आप को क्योर करूं। भले इसके लिए मुझे शायद हफ्ते की जगह 10 दिन या 15 दिन लग जाए, और अभी हुआ भी था, कभी कभी 2 साल 3 साल पे कभी हो जाता है। हेल्दी डाइट पे रहता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करता हूँ। उर्दू और हिंदी और इंग्लिश शायरी और पोइट्री का मुझे शौक़ है। ये भी कुछ लोग जानते हैं, बट शौक़ है। और मुझे लगता है कि इंसान आर्ट के बिना अधूरा है। तो इस एंगल से मैं इनको प्रैक्टिस करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तीसरा, जो लेटेस्ट जो मेरा अभी एक शौक़ है, जो इसको मैं टैलेंट नहीं कहूँगा, मैं तो सीख रहा हूँ और आगे इच्छा है, लेकिन कि कभी कभी
इस टैलेंट के लेवल तक लेकर के जाऊँ, वो है मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया है। सो आई एम लर्निंग हारमोनियम। एक टीचर आते हैं, आज भी आएंगे, और गुरुजी आके मुझे सिखाएंगे। और ये हारमोनियम और तबला मैंने करीब 20 साल पहले ख़रीदा था, जब जीई में था। फॉर्मल क्लासेस भी की थी जाके बाहर में 1 महीने तक, लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि 7-8 बज जाते थे शाम को। फिर भी मैं जाता था, 1 से 1.5 महीने मैंने किया भी, लेकिन कर नहीं पाया कंप्लीट उसको। अब उसको वापस तंदुरुस्त करके, सही करके, और उसको शुरू किया है। तो एक शायर ने कहा है कि जो सपने जवानी में संजोए थे मैंने, जो सपने जवानी में संजोए थे मैंने, आज भी यूं ही अधूरे पड़े हैं, तो उनको पूरा किया जा रहा है। तो ये तीसरा हारमोनियम है। और चौथा, द लव ऑफ माई लाइफ इज़ माई डमरू, माई पेट। डमरू मेरा पमेरियन पेट है जो साथ में रहता है, छोटा। और फाउंटेन ऑफ जॉय है, और उसके साथ मैं सुबह शाम और जब भी मौका मिलता है टाइम गुजारता हूँ, और एक दूसरे को हम लोग, वी गिव अस अमेजिंग लेवल ऑफ जॉय एंड अफेक्शन टू ईच अदर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेरे लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो शायद सभी को पता। मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि उसका भी एक फोटोग्राफ्स लेकर इस पॉडकास्ट में कहीं दिखा दे थोड़ा सा। दैट विल बी नाइस। तो उस तरह से रहेगा। एब्सोल्युटली सर, पूरे पॉडकास्ट को अगर आप शेर व शायरी में बहुत बिलीव करते हैं, अगर ये पूरा सिनारियो जो हम लोगों ने आज बातचीत किया है, अगर उसको उस पर आप अगर 2 लाइन कुछ अगर आपके दिमाग में है, अगर बोलना चाहें तो सर। देखिए, एक तो आप जो बैकग्राउंड है, जो मैंने देखा आपको करते हुए, तो बहुत ही नेक और अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको परस्यू कीजिएगा। और जो कर रहे हैं उससे मैं फ़िलासफ़िकली, इमोशनली कनेक्टेड भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उस एंगल से। तो वो आप ज़रूर करते चलें। और इसको कविता के माध्यम से अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो मैं ये बोलूँगा, वो चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, और वो काम कर की याद तुम्हें सब किया करें, जो जिक्र हो तेरा तो हो जिक्र खैर ही, और नाम तेरा लें तो अदब से लिया करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो सर को आप लोग भी फॉलो करें, सर लिंक्डइन पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी हैं। और जब आप ये देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगेगा, और बहुत कुछ कल्चर, कॉरपोरेट और तमाम जो भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हम सबको और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखिए। और लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी का आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार उसमें मिल रहा है। आप लोग इसी तरह देखते रहिए, और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं हर सोसाइटी से, हर जगह से एक अच्छे लीडर्स को लेकर आऊं, और उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।